एक लड़की किसी सुनसान सड़क पर अपने 3 साथियों के साथ मृत पाई जाती है और मालूम चलता है कि सड़क पर नुमाइशनुमा पड़ी ये लाशें आतंकवादियों की हैं और इनका एनकाउंटर करके इन्हें मारा गया है। एक और थ्योरी तैयार होती है कि सब साफ और डेयरिंग दिखने वाला सिक्योरिटी एजेंसियों का ये मामला दरअसल एक फेक एनकाउंटर है। इस पर कई साल तक लंबी इन्वेस्टिगेशन होती है। मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पहुंचता है। आम जनता में ये केस बहस, भय और गर्व का मुद्दा बन जाता है। सुनने में ये केस कुछ बॉलीवुड मसाला फिल्म का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये रियल लाइफ का केस है। नमस्कार, डाकिया पोस्ट में आपका स्वागत है, जहां आप ही के सामने खुलता है खबर का लिफाफा। साल 2004 में गुजरात में हुआ एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल एनकाउंटर मामला अब एक नतीजे पर आ पहुंचा है और अब कोर्ट के आदेश के बाद ये फेक एनकाउंटर का प्रीफिक्स हट जाएगा। दरअसल अहमदाबाद की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इशरत जहां फेक एनकाउंटर मामले में बचे हुए तीनों आरोपी पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है, जिससे अब इस मामले में कोई भी फेक एनकाउंटर का गुनहगार नहीं बचा है और फेक एनकाउंटर का केस ही खत्म हो गया है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सीबीआई अदालत ने कहा है कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए तीनों अधिकारियों को निर्दोष मानते हुए बरी किया जाता है। सीबीआई ने 20 मार्च को कोर्ट को बताया था कि गुजरात सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अक्टूबर 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने ऑफिशियल ड्यूटीज के तहत ही काम किया था, इसलिए एजेंसी को सरकार से अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है। अब ये सरकार से मंजूरी लेना इसलिए जरूरी हो जाता है कि सीआरपीसी की धारा 197 के अनुसार ऑफिशियल ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी पर उसके कार्यों के खिलाफ मुकदमा चलाना है तो सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। इससे पहले इसी मामले में गुजरात सरकार ने पूर्व पुलिस अधिकारियों डीजी बंजारा और एन.के. अमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति सीबीआई को नहीं दी थी, जिसकी वजह से साल 2019 में ये अधिकारी इस मामले में आरोप मुक्त हो गए थे। बता दें कि इससे पहले 2018 में विशेष सीबीआई अदालत ने गुजरात के पूर्व प्रभारी पुलिस महानिदेशक पीबी पांडे को आरोप मुक्त कर दिया था। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे.के. पांड्या ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इशरत जहां एवं 3 अन्य के अपहरण एवं हत्या के संबंध में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा बचाव के लिए सीआरपीसी की धारा 197 का सहारा लिया गया था और अदालत ने कहा था कि पांडे सरकारी सेवक थे, लेकिन धारा 197 के अनुसार उनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर करने से पहले जांच अधिकारी ने सरकार से उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली। इस केस में 2013 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 7वें आरोपी थे रिटायर्ड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जे.जी. परमार, जिनकी 2020 में मौत होने के साथ उन पर लगे आरोप खत्म हो गए। हालांकि सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में परमार पर ही अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 4 गोली दागने का आरोप था। इसके अलावा परमार ही इस मामले में कंप्लेनेंट भी थे, जिन्होंने इशरत जहां और 3 अन्य को आतंकवादी क्लेम किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2003 में इसी तरह के एक और मामले में परमार कंप्लेनेंट बने थे, जिसमें 19 साल के सादिक जमाल नाम के एक लड़के का एनकाउंटर किया गया था, जिसे बाद में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी बताया गया, जो कि उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं को मारने की फिराक में था। इस मामले में फाइनल सुनवाई अभी नहीं हुई है। उस वक्त भी परमार की सर्विस रिवॉल्वर से फायर किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा इसी केस में बरी हुए डीजी बंजारा और एन.के. अमीन पर गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी कौसर बी की इसी तरह के एनकाउंटर में मौत की जांच का मामला भी जारी था। ये दोनों अधिकारी सोहराबुद्दीन की हत्या के चश्मदीद तुलसीराम प्रजापति की कस्टोडियल मौत में भी अक्यूज्ड थे। हालांकि मुंबई ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में बंजारा और अमीन समेत सबको बरी कर दिया है। बताते हैं कि ये इशरत जहां एनकाउंटर मामला था क्या। इससे पहले आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें
ताकि हमारी मेहनत जानने की इच्छा रखने वालों तक पहुंचती रहे। दरअसल 2004 में मुंबई के पास मुंब्रा की रहने वाली 19 वर्षीय इशरत जहां जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्ले, अमजद अली, अकबर अली राणा और जीशान जौहर, इन दोनों को पाकिस्तानी मूल का बताया गया था, को पूर्व आईजी बंजारा की टीम ने 15 जून 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में मार गिराया था। पुलिस ने दावा किया था कि वे लोग आतंकवादी थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए गुजरात आए हुए थे। हालांकि हाईकोर्ट से अपॉइंट हुई एसआईटी की टीम ने इस एनकाउंटर को फेक बताया था, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी। इस मामले में कई तरह के वर्जन सामने आते रहे। इसी वर्जन में ये भी आया कि जमात उद दावा, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने पेपर में इशरत को अपना ऑपरेटिव बताते हुए आर्टिकल छापा था। इसके बाद खबर आई कि जमात उद दावा ने इस खबर से खुद को अलग कर लिया था और इशरत के परिवार से माफ़ी मांगी थी। ये सब खबरें यहाँ की इंडियन मीडिया में खूब छपती रही। इस मामले में दरअसल ये मुद्दा था ही नहीं कि इशरत आतंकवादी थी या नहीं, बल्कि उसकी कस्टोडियल हत्या हुई है या नहीं, जिसका इल्ज़ाम गुजरात पुलिस पर लगा हुआ था। इशरत जहां मामले में दाखिल चार्जशीट ये कहती है कि इशरत जहां 19 वर्ष की बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी, जब उसकी मृत्यु हुई उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो पहली बार 1 मई 2004 को जावेद उर्फ प्राणेश से मिली थी। उसने जावेद के साथ यात्रा की थी। वह समझ गई होगी कि जावेद गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था। हालांकि यह इंडिकेट करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसका कोई आतंकवादी लिंक था। अब सीबीआई स्पेशल कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद ये तो तय हो चुका है कि तीनों पुलिस अधिकारियों को मामले में क्लीन चिट मिल चुका है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी की ओर से किसी भी फर्जी मुठभेड़ का कोई सवाल नहीं है। अदालत ने माना कि इंफॉर्मेशन की गंभीरता को उच्च रैंक के पुलिस अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और वे हमेशा अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हैं। कोर्ट ने इस मामले में अमेरिका में हुई डेविड हेडली की इंटरोगेशन का भी जिक्र किया, जिसमें उसने इशरत के एक सुसाइड बॉम्बर होने की बात को स्वीकारा था। इशरत जहां एनकाउंटर के बाद देश में पुलिस और उसके काम करने के तरीकों को लेकर खूब हंगामा मचा। इशरत के एनकाउंटर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने एनकाउंटर में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग भी जोर शोर से उठाई है। अब इस मामले से जुड़े लोग क्या आगे इस मामले में ऊपर की कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? अगर हाँ, तो क्या वहां से कुछ नया मोड़ इस केस में आएगा? ये देखते रहने से मालूम चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और मुद्दे आपसे डिस्कस करने के लिए लाते रहें। डाकिया पोस्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने आज शुरुआत की है ताकि कल बेहतर हो सके। नमस्कार।